नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार जाट है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नीट 2021 में स्कोर 705 है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी गुरु कृपा टीम को, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि कैसे मैंने गुरु कृपा में एडमिशन लिया, कैसे मेरे शुरुआती समय में मेरी कैसी पढ़ाई रही, किन मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा, मैंने अपनी पढ़ाई किस प्रकार से की। तो सबसे पहले जब जब मेरी 10th चल रही थी, तो मैंने अपनी 10th एक मेरी गांव की स्कूल से की थी 10th। तो 10th कंप्लीट होने तक, या फिर मैं कहूँ कि 10th का रिजल्ट आने तक, मेरा या मेरे घर वालों का किसी का कोई इरादा नहीं था कि मुझे नीट की तैयारी कराई जाए। फिर जब 10th का रिजल्ट आया तो किसी ने सजेस्ट किया कि अच्छी पढ़ाई के लिए या फिर अच्छे तरीके से इसकी ये मेहनत करना सीख जाए यार, और कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट के लिए इसे आप कोचिंग में भेजो और इसे नीट की तैयारी करवाने के लिए भेजो। तो मेरे घर वालों ने पूछताछ करके मेरा गुरु कृपा में एडमिशन करवाया। तो गुरु कृपा में एडमिशन करवाया तो मैं यहाँ हॉस्टल में रहने लगा। अब ऐसा सबके साथ ही होता है, मेरा साथ भी हुआ कि यहाँ घर से दूर आया था, तो घर वालों की भी याद आती थी। मुझे इस शुरुआत में कोई पता नहीं था कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। फिर पता चला कि नीट इतनी बड़ी एग्जाम है, यहाँ पे 16 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं। तो कुल मिला के ये था कि सारा माहौल डराने वाला सा माहौल था। मतलब मैं डिप्रेस्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मेरे ऊपर आ रहा था, एक प्रेशराइज जी कंडीशन थी। तो शुरुआत में जब इस कोचिंग स्टार्ट हुई, और ख़ास बात ये थी कि मेरा एडमिशन 11th के लास्ट बैच में हुआ, क्योंकि कोचिंग में जो फेज है वो रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं। कई बच्चों ने तो अप्रैल में भी एडमिशन करवा लिया था। तो मेरा 11th में लास्ट बैच में एडमिशन हुआ। तो ये भी कई बच्चे भी बोल रहे थे कि तू तो लास्ट बैच में है, तेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें डरा रही थी मुझे। और सबसे बड़ा खौफ तो इस चीज़ का था कि नीट जब 2021 की जब नीट होगी, तब किस तरीके से मेरे मार्क्स आएंगे, कौन सी कॉलेज मुझे मिलेगी, कितनी रैंक आएगी, घर वाले क्या सोचेंगे, या फिर मैं वहाँ अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इन सब चीज़ों का डर था। फिर मैं 10-15 दिन कोचिंग में बीते, तो सब कुछ डर के साथ रहा। और पहला मैंने माइनर भी दिया, तो मेरा वहाँ अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, क्योंकि मैं डरा हुआ सा था। मैं हमेशा सोचता रहा कि नीट में क्या होगा, उसमें कैसा रिजल्ट आएगा, कितने मार्क्स आएंगे, ये सब था। तो फिर सर जो एक बार क्लास में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ये बात बताई कि आप मत सोचो नीट में क्या होगा। हाँ, उन्होंने एक शायरी के साथ ये हमें समझाना चाहा। तो सर क्लास में ऐसे ही पूछ रहे थे कि आप नीट की मत सोचो। तो सर ने समझाया कि आप नीट की मत सोचो, आपके रैंक कैसी आएगी, आपका रिजल्ट कैसे आएगा, आप उसकी मत सोचो। सर ने कहा कि आप अपने माइनर की सोचो, या फिर उसकी भी आपको टेंशन होती है तो उसे भी आप भूल जाओ। आप इतना सोचो कि मुझे आज जो सर पढ़ाया है, सर ने मुझे आज जो एक कॉपी के अंदर 2-3 पेज पढ़ाए हैं, बस मैं उन्हें कंप्लीट करके अगले दिन क्लास में जाऊँ, उन्हें लर्न करके अगले दिन क्लास में जाऊँ। सर ने जो मुझे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए, जो होम असाइनमेंट मुझे सोल्व करने के लिए दिया है, या फिर मॉड्यूल के सोल्व एग्जाम्पल्स मुझे सोल्व करने के लिए दिए, या फिर कोई बायो की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला है, बस मैं उतना पढ़ के क्लास में जाऊँ। तो जैसे ही सर ने ये बात क्लास में कही, तो सब बच्चे हंस पड़े, क्योंकि सबका ये माइंड सेट था कि नीट इतनी बड़ी एग्जाम है, तो उसे इतनी सी बात की आप बस रोज का पढ़ाई हुआ पढ़ के जाओ, ऐसा ही करके आप नीट कैसे क्लियर कर सकते हो। तो ये बहुत अजीब लगा मुझे भी स्टार्ट में ऐसा विश्वास नहीं हुआ। फिर सर ने समझाया कि ये हमने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, तो आप हमारी बात मानो, या फिर आप खुद के तरीके से चलोगे तो शायद हो सकता है कि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं भी हो। तो बस मैंने उसी टाइम से ये सोच लिया कि सर बोल रहे हो वो सही है, और मैं सर के बताए रास्ते पे चल दिया। तो मैंने उसी दिन ऐसे प्रण कर लिया कि सर जो काम देंगे आज, जो मुझे आज पढ़ने के लिए बोलेंगे, जो 2-3 पेज नोट्स लिखवाएंगे, मैं उसे पढ़ के रोज कोचिंग जाऊँ। तो यही था। फिर भी मुझे डर तो लगा ही कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सर ने एक शायरी के माध्यम से मुझे समझाने का प्रयास किया। वो शायरी ये थी कि मैं चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, मंजिल ना मिले मुझको पर मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो ये सर इस शायरी के माध्यम से ये समझाने चाह रही थी कि हो सकता है आपका बाई चांस किसी कारण से, या पेपर खराब हो जाए, भी कोई भी कारण हो, आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो, पर आप पढ़ना मत छोड़िए, आप मेहनत करना मत छोड़िए। क्योंकि यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे, यहाँ अच्छे से पढ़ोगे, एक बार मेहनत करना सीख लोगे, हार्ड वर्क करना सीख लोगे, ईमानदारी से जो आपको काम दिया जा रहा है रोज वो करना सीख लोगे, तो आप जिंदगी में आगे जाके कुछ कर सकते हो सकता है नीट में सिलेक्शन ना हो, या फिर नीट में सिलेक्शन हो भी जाए तो कॉलेज में जाने के बाद आप अच्छे से आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो बस इसी चीज़ को मैंने ठान लिया कि ठीक है। मैंने फिर उस दिन के बाद कभी नहीं सोचा कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। बस सर ने जो बात बताई कि आप रेगुलरिटी रखो, जो आपको काम रोज दिया जा रहा है बस वो आप करते रहो करते रहो।
तो शुरुआत में तो ऐसा था कि वो रेगुलेटरी रही मेरी 1-2 महीने। फिर ऐसा है कि कोई भी 100% आइडियल तो होता ही नहीं है, कोई ना कोई उसमें लूप होल्स तो आएंगे आएंगे। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे 2 साल तक लगातार बस पढ़ता ही रहा, मेरा कोई टॉपिक वीक रहा ही नहीं, या फिर क्लास में मुझे हमेशा चीज़ें समझ में आती ही गई, मेरे मॉड्यूल कोई वीक रही ही नहीं, मुझे पेपर में जाते क्वेश्चन पढ़ते समझ में आने लग जाता। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ यही हुआ कि 1-2 महीने तो सब कुछ अच्छे से चला, थोड़े टेस्ट में मार्क्स भी इम्प्रूव हुए। फिर क्या हुआ, अचानक से हुआ कि मैं क्लास से मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो गया। मैंने क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं दिया, ताकि उस टाइम मुझे याद है कि उस टाइम पे हमारा आरटीएस आ गया था, तो उस वजह से मेरा पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया था, मैं सारे काम अच्छे से नहीं कर पाया था। तो इस वजह से मेरे कुछ टॉपिक, या कहूँ कि बहुत सारे टॉपिक मेरे वीक रह गए थे। जैसे मैं बताऊँ कि आपको, मेरे 11th में जो 11th की फिजिक्स की सेकंड बुक है वो ऑलमोस्ट मेरी वीक थी। या फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, उसके मैं बाई चांस नोट्स नहीं बना पाया था, और क्लास भी मेरी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई थी। तो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन मुझे अच्छे से नहीं आता था, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग, एसपी एंड हाइड्रोजन। और मुझे हमेशा समस्या रहती थी फिजिकल केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स में, क्योंकि ऐसा होता था कि मैंने पढ़ के जो जाता घर पे, मुझे फॉर्मूले हमेशा याद होते, पर पेपर में जैसे ही जाता सब कुछ ब्लैंक हो जाता। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आता कि क्या इसमें पुट करूँ, जैसे इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक्स में और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर्स में। तो इनमें ऐसी दिक्कत हुई। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो स्टार्टिंग में ये दिक्कत हुई थी कि ऐसे मुझे कुछ याद नहीं रहता कि कौन सी आइसोमेरिज्म है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, आईपीएसी जैसी चीजें मैं भूल जाता था। तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। फिर बायो के अंदर कुछ चैप्टर जैसे डाइवर्सिटी हो गई, टेक्सोनॉमी हो गई, सेल बायोलॉजी हो गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक हो गए, ये सारे टॉपिक मेरे वीक रह गए थे। तो मुझे जब भी मैं पढ़ता है, जब भी क्लास लेता, तो माइंड में हमेशा एक ऐसी चीज़ घूमती रहती कि मुझे, मेरे से ये टॉपिक वीक है। फिर वही बात कि मैं कैसे कवर कर पाऊंगा आगे, मेरे तो वो सारे टॉपिक वीक रह गए, सारे बच्चे मुझसे आगे निकल गए। तो ये चीज़ें थी। फिर ये चीज़ मैंने अब हमारे मेंटर से शेयर की, तो सर ने ये बताया कि जो हो गया सो हो गया, तो प्रेजेंट पे वर्क कर। बस जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो हो गया जो हो गया, उसे एक बार भूल जा। जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, उससे काम करना शुरू कर दे। और फिर मैं बोला कि सर को कि सर, मैं जो वीक टॉपिक्स रह गए उनका क्या, वो तो मेरे हमेशा नीट तक ही वीक रह जाएंगे। फिर सर ने कहा कि वो तेरी चिंता नहीं है, जो वीक टॉपिक्स है उनका जब रिवीजन टेस्ट हो, या फिर अगली बार जब कभी डीटीएस हो, तो तब तू उनको जीरो से पढ़ना। जीरो से पढ़ने का मतलब ये है कि ऐसे पढ़ना जैसे तू उनको पहली बार ही पढ़ रहा है। तो सर ने बताया कि सबसे पहले तू उनके नोट्स पढ़ एक टेस्ट में, फिर जब अगली बार टेस्ट हो तो फिर इनके नोट्स पढ़ के मॉड्यूल सोल्व करने जा, फिर अगली बार टेस्ट हो तो नोट्स पढ़ के मॉड्यूल पढ़ के बाय जो एनसीईआरटी है वो पढ़ने जा। तो फिर मैंने सर की वो बात मानी। फिर मेरा 11th का कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया। फिर 12th का कोर्स जब शुरू हुआ, तो 12th पूरी मेरी लॉकडाउन में ऑनलाइन हुई थी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुरु कृपा की, उन्होंने 12th का कोर्स कंप्लीट होते होते भी हमारी 3 डीटीएस लगा दी थी। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 3 बार चीज़ों का रिवीजन करने का मिला। जो टॉपिक मेरे अच्छे से आते थे, या फिर मैं कहूँ कि जिन टॉपिक्स में मुझे कॉन्फिडेंस था, वो तो मेरे और अच्छे हो गए। और जो कुछ टॉपिक्स जो मेरे वीक थे, जो वीक टॉपिक्स थे, उनमें मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, कुछ टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस आया। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मेरे उन डीटीएस 3 बार जो डीटीएस हुई, इनमें सारे टॉपिक स्ट्रांग हो गए, क्योंकि उनमें भी मैंने थोड़ी नालायकी की थी, उनमें भी थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। फिर मेरे कुछ टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसा करते करते 12th का जो पूरा कोर्स था वो भी कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद 11th के जो टॉपिक्स कवर हुए थे, उनकी जगह 12th के कुछ टॉपिक्स वीक रह गए। फिर इसके बाद सर ने हमारी रिवीजन क्लासेस लगाई, तो रिवीजन क्लासेस को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया। जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उनके लिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था, 6 से 7 दिन का। तो मैंने 6-7 दिन में अच्छे से पढ़ाई की, और उस रिवीजन क्लासेस से मुझे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। और मेरे बहुत सारे टॉपिक फिर से, जो कुछ वीक टॉपिक्स थे, वो स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर सर ने रिवीजन क्लास खत्म होने के बाद फिर नीट से पहले हमारी बहुत सारी डीटीएस चलाई, बहुत सारे टेस्ट लगवाए। तो हर टेस्ट के अंदर में सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को चूता जो मेरे सबसे ज़्यादा मुझे वीक लगती है, या फिर जो जिनमें मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर ऐसी फील आती थी कि पढ़ने के बाद भी मुझे याद नहीं है, पेपर मेरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले रिवीजन करते जाते, सबसे पहले मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ता। और चाहे मेरे जो और अदर टॉपिक्स है जिनमें मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, वो छूट भी जाते तो भी कोई मैटर नहीं करता। फिर मैं सबसे पहले बस यही कोशिश करता कि जो वीक है बस उन्हीं को पढूं। और ऐसा होता है कि कभी कभार वीक कुछ टॉपिक्स आपको आते हैं अच्छे से, पर उनमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें की 10-15% चीज़ें ऐसी होती है जिनमें आपको डर लगता है। तो मैं उन चीज़ों को सबसे पहले कवर करने की कोशिश करता। तो ऐसे मेरा पूरा डीटीएस में, मैंने डीटीएस शेड्यूल को अच्छे से फॉलो किया। इसी चीज़ को मैंने पूरी डीटीएस में एक्सेप्ट किया। और फिर नीट तक आते आते मेरे सारे टॉपिक्स थे, उनमें मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन नीट में आएगा तो वो मेरा कवर हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो डाइवर्सिटी था वो मेरा
नीट से 1 या 2 महीने पहले ही उसमें कॉन्फिडेंस आया था, फिर वो अच्छे से मुझे आने लगी थी। नहीं, फिर मेरा डाइवर्सिटी 11th की स्टार्टिंग में ही कवर हो गया था, स्टार्टिंग में उसका कोर्स हो गया था। फिर वो मेरा टॉपिक वीक रह गया था, मुझे उसके एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते थे, जो अलग अलग किंगडम से जो फाइलम है उनके करेक्टर से मुझे याद नहीं रहते थे। तो बस मैं क्या करता कि हमेशा जब भी टेस्ट आता उसका, जब भी डीटीएस होता, रिवीजन टेस्ट होता, तो ऐसे ही मतलब रट्टा मार के जाता कि बस ऐसे पढ़ के चला जाता स्पीड से, ऐसे थोड़ी बहुत टाइम भी देता, पर उसको हर टेस्ट में मुझे टाइम दिया, पर मेरे वो उसमें कभी मार्क्स नहीं है। फिर मैंने ये बात मेरे सर से शेयर की, क्योंकि मैं निराशा होने लग गया था कि इतनी बार पढ़ने के बाद, इतनी बार टेस्ट देने के बाद, इतना अच्छे से पढ़ने के बाद, इतने अच्छे से याद करने के बाद भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो ये चीज़ मेरी कैसे इंप्रूव होगी। तो फिर इस चीज़ को मैंने सर से शेयर किया कि सर मैं ऐसे ऐसे पढ़ के जाता हूँ, फिर भी मेरे डाइवर्सिटी में मार्क्स नहीं आ रहे। तो सर ने मुझे एक बात बताई कि तेरा पढ़ने का तरीका गलत है, तो उसे थोड़ा पढ़ाई के तरीके में सुधार कर। तो सर ने ऐसे बताया कि सबसे पहले याद करने था एग्जाम्पल्स को, कि नीट में जो चीज़ आने वाली है वो एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिर एग्जाम्पल्स याद करके फिर तो उनको जब भी पढ़े, उन कैरेक्टर्स को पढ़े, फाइलम जैसे एल्गी फंजाई को पढ़ने जाए तो उनको कंपेयर कर करके पढ़ा कर, थोड़ा बहुत लिख लिख के याद किया कर। तो इस चीज़ को मैंने फॉलो किया, तो फिर नीट से 1-2 महीने पहले ही मेरी डाइवर्सिटी स्ट्रांग हुई थी। तो ये है कि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा नीट में 705 स्कोर करने के लिए, वो जीसीआई की जो रिवीजन क्लासेस थी और जो डीटीएस का शेड्यूल था, उनका कंट्रीब्यूशन है। मैं कहना चाहूँगा कि जीसीआई का डीटीएस शेड्यूल यदि वो नहीं होता तो मैं नीट में शायद मेरा सिलेक्शन ही होता, या फिर सिलेक्शन होता तो मेरे 620-30 के आसपास स्कोर होते। तो सबसे ज़्यादा फायदा मुझे उस रिवीजन क्लासेस का मिला, या फिर उन डीटीएस का मिला जो मैंने 705 स्कोर किया है। तो ये तो थी मेरी पूरी 11th-12th की कहानी, कैसे मैंने चीज़ों को कवर किया। और फिर मैं बताता हूँ कि मुझे पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि जब मैं यहाँ आया तो जो सर क्लास में पढ़ाते थे 1-1.5 पेज या फिर एक आधा पेज ही पढ़ाते थे, क्योंकि स्टार्ट में जब बच्चा कोचिंग आता है तो उसे स्टार्टिंग में इतना लोड नहीं दिया जाता, उसे धीरे धीरे कुछ छोटा छोटा करके पढ़ाया जाता है कि एक दिन का एक ही पेज पढ़ाएंगे, फिर एक दिन का आधा पेज ही पढ़ाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ हुआ। तो इतना कम पढ़ाने के बावजूद भी जब मैं उसको गढ़ जाके रिवाइज करता तो मुझे उसको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। जैसे 1.5 घंटे की क्लास होती तो उसे रिवाइज करने में कम से कम 2 घंटे लग जाते। तो ये भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई कि क्लास का कवर ही नहीं होता, बस मेरे नोट्स ही कवर हो पाते, मैं मॉड्यूल सोल्व नहीं कर पाता था। फिर ये था। और क्लास में जैसे फिजिक्स की बात करूँ या फिर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, तो स्टार्ट में हमारी फिजिकल केमिस्ट्री चली थी। तो सर जो क्लास में क्वेश्चन करवाते थे वहाँ लगता था कि ये क्वेश्चन मुझे आ गया, ये मुझे सोल्व कर लूंगा, उसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। पर घर जाके सोल्व करता तो क्वेश्चन मुझसे होते ही नहीं थे। या फिर मैं कहूँगी फिजिक्स में जो फॉर्मूले है वो मुझे याद ही नहीं रहते, पेपर देने जाता तो ऐसा पेपर को क्वेश्चन पढ़ते ऐसे ब्लैंक हो जाता सब कुछ, ऐसा पता नहीं चलता कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगाऊं, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं, कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट करूं। तो इस चीज़ को सॉल्यूशन के लिए मुझे एक अच्छी सी बात मुझे पकड़ में आई, जो ये थी कि घर पे आप जाने के बाद ज़्यादा टाइम लगाते हो तो एक तो ये होता है कि आपका क्लास में कंसंट्रेशन नहीं रहता। दूसरा इसका मेजर इशू ये है कि आप स्कूल से उठ के आए हो तो स्कूल में आपको बोर्ड की तैयारी कराई जाती है, तो वहाँ पढ़ने का तरीका अलग होता है। और कोचिंग में आने के बाद नीट में क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं तो यहाँ आने के बाद पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो उन चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा। और मैं सबसे पहले बात करूँ तो क्लास में कंसंट्रेशन की, तो ये है कि जब भी सर आपको क्लास में पढ़ाए तो आप पूरे ध्यान से उसे सुनने की कोशिश करें। आप हमेशा कोशिश ये करें कि जो सर पढ़ा रहे मुझे क्लास में ही याद हो जाए। हो सकता है कि आपको पूरी चीज़ याद नहीं हो, या 50% याद हो, या 60% याद हो। फिर हो सकता है किसी दिन आपका मूड अच्छा हो तो आपको पूरी क्लास में याद हो जाए। पर आप कोशिश हमेशा ये रखिए कि जो सर क्लास में मुझे पढ़ा रहे हो मुझे क्लास में याद हो जाए। इससे क्या होगा, जब घर जाके आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने में टाइम कम लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे ये क्लास में याद है, मैं इसे जल्दी से पढ़ के आगे निकल जाऊँ, मुझे ये क्लास में याद है, मुझे जल्दी से पढ़ के आगे निकल जाऊँ। तो ऐसा है कि आप थोड़ा पढ़, तो ये है क्लास में कंसंट्रेशन की बात। और मैं स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि सर जब आपको क्लास में पढ़ाते हैं वो कोई भी फॉर्मूला लिखवाते हैं तो फॉर्मूले से पहले उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसकी पीछे कोई कहानी बताते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, उस कहानी को बहुत अच्छे से सुनो। अब पूरा फोकस आपका उस चीज़ पे होना चाहिए। और कभी कभार होगा कि आपके साथ कि उस चीज़ को आप सुनोगे फिर भी वो आपके समझ में नहीं आएगी, आपको फील हो जाएगी हाँ मुझे मेरा कुछ मिस हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। तो आप इंस्टेंटली उसी टाइम पे सर से पूछ लो, अपना हाथ खड़ा करके, सर ये कॉन्सेप्ट आप मुझे दोबारा बताओ। सर आपको वो चीज़ दोबारा जरूर बताएंगे। यदि फिर भी आपके समझ में नहीं आती है तो क्लास के बाद जो ब्रेक होता है उसमें आप पूछो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जो 1.5 घंटे की क्लास है वो 1.5 घंटे का जितना सर ने पढ़ाया है वो वहीं कंप्लीट हो जाना चाहिए, स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री ओवरऑल में कहना चाहूँ तो वहीं आपका 1.5 घंटे में पूरी आपकी समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये एक बात है या फिर एक फैक्ट है कि क्लास में जो चीज़ आपको समझाई जा रही है उससे बेहतर तरीके से कोई आपको कुछ नहीं समझा सकता। तो सर जो क्लास में कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करें।
तो इससे क्या होगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, तो आप घर जाने के बाद चीजें भूलोगे नहीं। पेपर में क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला मैं इसमें पुट करूँ, ये क्वेश्चन किस तरीके से होने वाला है। फिर जब थ्योरी पढ़ा के सर जो क्वेश्चन से मूव ऑन करते हैं, तो सर जब क्लास में क्वेश्चन लिखवाते हैं तो आपको जरूर बोलते होंगे कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। तो आप कोशिश हमेशा ये रखिए कि मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करूँ। हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन करवाने से पहले जो सर ने थ्योरी समझाई वो समझ में आई हो, नहीं आई हो सकता है उस क्लास से पहले 5-7 दिन आप एब्सेंट भी हो, फिर भी आप कोशिश ये करें कि मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करूँ। आप अपना पेन जरूर उठाए, रफ नोट में कुछ ना कुछ लिखे, पर लिखे जरूर। इसका एक फायदा ये होता है कि जैसा आप करते हो, जैसा कोशिश करते हो कुछ सीखने की, कुछ करने की, क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो आपका दिमाग अटेंटिव होगा। जब सर उसका सॉल्यूशन बताएंगे, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो आपका दिमाग इजीली उसे कैच कर लेगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ उस क्वेश्चन को समझ जाओगे। तो जो वो समस्या थी कि घर जाने के बाद जो क्लास में क्वेश्चन हो रहे उस घर पे जाके सोल्व नहीं हो रहे, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। ये तो हुई क्लास की बात। जैसे आप घर जाओ तो घर जाके जैसे आज का आपको कैसे पढ़ना है, तो फिजिक्स के लिए मैं बताऊं या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए या फिर ओवरऑल को मैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको बताने जाऊं, तो हमारे सर थे, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा तरीका बताया था कि घर जाके आप रिवीजन कैसे करो। उससे ये भी होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है रिवीजन में, एक्सेस टाइम आप दे देते हो। जैसे 1.5 घंटे की क्लास 2 घंटे में कवर होती थी मेरी स्पेशली, और सभी बच्चों के साथ ऐसा होता था, तो वो चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। तो सर ने ये बात बताई कि जैसे आप घर जाओ तो एक बार नोटबुक खोलने से पहले, जैसे आज का आपको पढ़ना है, तो नोटबुक खोलने से पहले एक बार मन ही मन रिवाइज करो कि सर ने आज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इस पर्टिकुलर क्लास में सर ने क्या पढ़ाया है। तो इसकी 2-3 कंडीशन है कि हो सकता है आपको सारा याद आ जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपको आधा याद आए, आधा याद नहीं आए, और हो सकता है कई बच्चे ऐसे हो जिनको कुछ भी याद नहीं आए। तो ऐसा आपको करना क्यों है, ये इससे आप डिप्रेस मत होना यदि आपको कुछ भी याद नहीं आता है। तो बस आप उससे एक फीडबैक ले लो कि मेरा क्लास में ध्यान है कितना था। यदि आपको पूरा याद हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा कंसंट्रेशन क्लास में था, आपने सर की सारी बातें अच्छे से सुनी थी, और आपको आधा बहुत याद है। तो जो चीज आपको याद नहीं है, जब नोट्स पढ़ने जाओ घर जाके, तो उसे अच्छे से पढ़ो। ये तीनों सब्जेक्ट में आपको ये चीज अप्लाई करनी है। जो चीज आप भूले थे, जो चीज आपको याद नहीं आई थी, उसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। और मैं बताऊं कि फिजिक्स में सर जो क्वेश्चन करवा, तो ऐसे आप याद करने की कोशिश करो। तो ये सर ने मुझे पढ़ने का तरीका बताया था। फिर जैसे आप घर जाओ तो स्पेशली फिजिक्स के अंदर, जब फिजिक्स में तो क्या होता है, बायो में तो केवल थ्योरी होती है, या फिर इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में स्पेशली थ्योरी होती है, फिर ऑर्गेनिक, फिजिकल और फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन भी करवाते हैं सर क्लास के अंदर। तो आप जब उन क्वेश्चंस को करने जाओ तो उनके ऊपर हाथ रख के अपने आप सोल्व करने की कोशिश करो। हो सकता है सारे क्वेश्चन आपसे हो जाए, यदि आपका क्लास में फोकस अच्छा तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। हो सकता है आपसे सारे क्वेश्चन नहीं हो, तो आप ज्यादा फोकस उन क्वेश्चन पे करने की कोशिश करो जो आपसे क्लास में जो हाथ रख के जब आपने सोल्व करने की कोशिश की वो आपसे नहीं हुए। आप उस सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ो। ऐसे समझो कि मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहली बार पढ़ रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में बताया गया है आपके नोट्स के अंदर है, उसको आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। तो फिर ऐसा करोगे तो होगा क्या कि जो आपके नोट्स में जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आएगा। फिर ये सब करने के बाद आप मॉड्यूल पे जाओ, मॉड्यूल सोल्व करने की कोशिश करो। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप मॉड्यूल सोल्व करने से पहले जो सोल्व एग्जांपल्स आपको जो दे रखे हैं थ्योरी नोट्स के अंदर, उनको सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, जब आप उनको सोल्व करोगे तो उनमें नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ होता है। एमसीक्यूज में तो बस क्वेश्चन होता है, फिर उसके 4 ऑप्शन होते हैं, पर सोल्व एग्जांपल्स के अंदर वो क्वेश्चन होता है, उसका नीचे सॉल्यूशन होता है। तो जब आप सोल्व एग्जांपल्स को सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टीचर ने या फिर जिसने ये नोट्स बनाए, जो पैकेज बनाए, उसने इसको कैसे सोल्व किया है। आपको तरीका पता चलेगा कि मैं इस क्वेश्चन को कितने डिफरेंट टाइप से सोल्व कर सकता हूँ। और फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में और या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आपको एक क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके पते हो। कि हो सकता है कि कभी आप क्वेश्चन करने जाओ या फिर किसी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से या फिर किसी तरीके में थोड़ी सी गलत चीज पुट कर दो, तो उसका ऑप्शन जो आपके आंसर आया वो 4 ऑप्शन में से मिले ही नहीं, तो वो तरीका आपका गलत हो गया। तो आप दूसरे तरीके से उसे करने जाओगे तो जरूर उसका आंसर आएगा। तो इससे सोल्व एग्जांपल्स करने से होगा कि आपको अलग अलग तरीके पता चलेंगे। और कई बच्चों के साथ कैसा होता है, स्पेशली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं पहली बार बिना सोल्व एग्जांपल करे जब होम असाइनमेंट करने गया तो मेरे से वो क्वेश्चन हुए ही नहीं। 10 में से मेरे से 4-5 क्वेश्चन ही हुए। तो उनका रीजन ये था कि मुझे उनका तरीका ही नहीं पता था। तो आपको सोल्व एग्जाम्पल जब आप सोल्व करोगे तो आपको उनका तरीका पता चलेगा कि हाँ इन क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करना होता है। और वही जो सेल एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन है तो थोड़े बहुत उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन, नहीं तो होम असाइनमेंट या फिर एक्सरसाइज या फिर एग्जाम में पूछे गए तो वो उनसे मिलते जुलते तो क्वेश्चन है। तो सोल्व एग्जाम्पल्स ने करके जाओगे तो वो क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। तो ये था मेरा पढ़ने का तरीका जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो अपनी पढ़ने की स्पीड, या फिर घर जाके जो इतना टाइम लगता था उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। दूसरी चीज ये थी कि आप पढ़ने का टेक्निक कैसे चेंज करें। तो जनरली क्या होता है कि जब हम स्कूल से उठ के आते हैं तो स्कूल में हमें बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। तो हम फिजिक्स हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, तो उसमें हम एक वर्ड टू वर्ड याद करके चले जाते हैं। फिजिक्स में बोर्ड में या फिर मोस्टली क्वेश्चन में कहूँगी जो थ्योरी वाले आते हैं, जो डेफिनेशन आती है, तो हम जब उनको घर पे पढ़ते हैं तो मैंने लाइन टू लाइन याद कर लेते हैं।
एक ये समस्या है कि बोर्ड में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको कंटेंट दिया जाता है, कंटेंट पढ़ के जाना होता है, वो भी थोड़ा कम ही होता है, तो आपके 4-5 घंटे में वो चीजें कवर हो जाती है। पर यहाँ कोचिंग के अंदर थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा होता है, तो आप बोर्ड जैसे तरीके से उसे पढ़ने जाओगे तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे मुझे 1.5 घंटे की क्लास को रिवाइज करने में कम से कम 2 घंटे लग जाते थे, तो उसका रीजन यही था। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको तरीका चेंज करना पड़ेगा पढ़ने का, क्योंकि नीट में आपको लिख के नहीं आना होता वर्ड टू वर्ड। क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन, यही करना होता है नीट में। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जैसे घर पे नोट्स पढ़ो, जैसे आज आपका रिवीजन करने जा रहे हो किसी बायो के टॉपिक का, तो आप जैसे मैंने बताया कि आप नोट्स बंद करके खुद ही मन में रिवाइज करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जब नोट्स आप ओपन करो तो एक लाइन को पढ़ो और उसका मतलब समझो। बायो के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि बच्चे रटने लग जाते हैं नोट्स को या फिर एनसीईआरटी को, तो आप मतलब समझने की कोशिश करो। यदि आपको मतलब समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ी बहुत लाइन याद हो जाएगी, फिर आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दो। और स्पेशली बताऊं कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, बायो पढ़ो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिक्स कोई भी पढ़ो, तो आपका हाथ कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन बनेगी। तो आप क्या करो, वर्ड टू वर्ड याद करने मत जाओ, आप बस एक लाइन को पढ़ो, उसे एक बार अच्छे से समझो, फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओ। ऐसे स्पीडली पढ़ो एक पेज को, फिर उस पेज पे हाथ रखो और नोट्स में उसे रफली लिखने जाओ। बस आपको जो चीजें याद आ रही है आप उसे रफली लिख लो। हो सकता है आपको पूरी चीज आज आपने पढ़ी वो आपको सारी याद आ जाए या फिर याद नहीं भी आए। तो आपको ऐसा नहीं कि मुझे एक एक वर्ड टू वर्ड लिखना है, बस आपको जितनी चीजें याद आई वो लिख लो। जो आपको याद आ गई वो बढ़िया, जो चीज आपको याद नहीं आई है उनको बस एक बार थोरोली देख लो या फिर सुपरफिशियली उनको देख लो, फिर मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। तो ऐसे आप करोगे तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें कवर होने लग जाएगी। ये बात नहीं है कि ऐसे आप करने जाओगे तो आपको चीजें याद ही नहीं रहेगी, आपको याद हो जाएगी, हो सकता है, पर आपको ऐसा हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं चीजें भूल रहा हूँ, मुझे चीजें याद नहीं है। ऐसा स्पेशली मुझे में लगता था कि बायो में ऐसा पढ़ने के बाद या फिर माइनर से पहले हमेशा ये लगता था कि मैं चीजें भूल रहा हूँ। तो उसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हो, जो जो बायो में या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में कोई फॉर्मूले भी है, तो जो फॉर्मूले आप ज्यादा ऐसे लगता है कि मन में कि मैं इन चीजों को भूल रहा हूं, तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मैं शॉर्ट नोट्स बनाने उन्हीं चीजों के लिए बता रहा हूँ जो आप, जैसे कोई डेटा हो गया या फिर ऐसे कोई सेल्स का अलग अलग सेल्स का नाम हो गया, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, या फिर फिजिक्स में वो फॉर्मूले जो आप अक्सर भूलते हो, तो उनको आप एक छोटे से नोट्स में लिख सकते हो। 1 पन्ना होगा या 2 पन्ने होंगे। तो जैसे आपको कभी लगे कि मेरी चीजें मैं भूल रहा हूँ, तो उनको जल्दी से पढ़ के देख लो। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा पेपर में, जब आप पेपर देने जाओगे तो आप अच्छे से पेपर कवर कर पाओगे। तो ये था कि जैसे स्टार्टिंग में मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई थी, तो इसका सबसे बड़े तरीका ये रहेगा सॉल्व करने का। तो ये तो हुई मेरी की 2 साल की जर्नी, और कैसे मैंने चीज़ों को पढ़ा, किस जगह मैंने चीज़ों को घर पे जाके रिवाइज करा। अब 2 और चीज़ें होती है कि जैसे मेरे पेरेंट्स थे, टीचर्स थे और मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने इस रिजल्ट को बनाने के लिए तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले मैं अपनी टीचर्स की बात बताऊं कि मुझे जब भी कभी समस्या हुई, कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी, किसी चीज़ में मुझे दिक्कत हुई, तो मैं हमेशा मेंटर से, जो क्लास में टीचर पढ़ाते थे या फिर कोई भी टीचर मुझे रास्ते में चलता मिल जाता, मैं उससे पूछ लेता, मैं उससे वो चीज़ डिस्कस करता। तो हमेशा मुझे एक सही तरीका मिल जाता उस चीज़ को कवर करने का, जो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी पढ़ाई में उनको सोल्व करने का। तो टीचर्स आपको अच्छे से सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे डाउट भी पूछता था। तो आपके साथ भी यदि कोई समस्या हो कि पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत हो रही है, चीज़ें आपकी समझ नहीं आ रही है, फॉर्मूले आपको याद नहीं हो रहे, कोई भी समस्या हो सकती है, आपको स्ट्रेस है किसी चीज़ का, पढ़ाई का, या फिर कोई चीज़ आपको दिक्कत कर रही है, तो आप टीचर से उसे ज़रूर शेयर करें। तो टीचर का यही रोल है कि वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। पर एक फैक्ट ये भी है कि वो आपको रास्ता ही दिखा सकते हैं, चलना तो सिर्फ आपको ही पड़ेगा उस रास्ते पे। तो आप रास्ता टीचर से पूछ सकते हैं कि मैं कैसे कवर करूँ चीज़ों को, मैं कैसे से पढ़ूँ। तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा। और दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, स्पेशली मेरे चाचा को। जो मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा और चाचा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने जब मेरा लॉकडाउन लगा तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा था मेरी कंटिन्यू रेगुलरिटी बनाए रखने में। अक्सर हुआ क्या कि जब लॉकडाउन लगा था मेरे 12th के अंदर, तो सबके पास फ़ोन था क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, तो मेरे पास भी फ़ोन था। तो उस चक्कर में क्या होगी, कई बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फिर वो कोई वीडियो गेम्स होते हैं उनमें इन्वॉल्व होने लग गए। तो अच्छे बच्चे थे मेरे साथ 11th में, बहुत अच्छे बच्चे थे जो मेरे साथ बड़े स्कोर करते थे, मेरा हमेशा उनके साथ कॉम्पिटिशन रहता था। तो उन बच्चों का क्या हुआ कि सोशल मीडिया की वजह से वो डाइवर्ट हो गए। तो आप ऐसा ना सोचे कि मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, वो मुझे कहीं जाने नहीं देते, बिना मतलब किसी चीज़ की परमिशन नहीं देते, मुझे फ़ोन लाके नहीं दे रहे, या फिर मुझे हमेशा से बोलते रहते पढ़ पढ़ तेरा स्कोर कैसे कम हो रहा है। तो आप ऐसे ना सोचे, उसको एक पॉजिटिव रूप में ले कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी पेरेंट्स आपको ऐसे बोल देंगे कि आपके टेस्ट में नंबर कम आ गए तो तेरा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। मेरे चाचा थे तो हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते थे। मेरा यदि स्कोर डाउन आता तो वो मुझे मोटिवेट करते कि हो सकता है तेरी गलती हो गई या फिर पेपर में थोड़ा हार्ड हो गया हो तो इस वजह से स्कोर कम आया हो, तो हमेशा मुझे मोटिवेट करते। या फिर हो सकता है मेरा जब भी स्कोर ज़्यादा आता तो हम मुझे ऐसे रखते कि
हो, ऐसा खुश मत हो, ऐसे बता, वो सीधी सीधी ये बात बोलते थे कि खुश मत हो, तेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, एक टेस्ट में स्कोर ज्यादा आया है, अगली बार इसको जब बनाए रखेगा तब मैं तेरी बात मानूंगा। तो उन्होंने मुझे हमेशा ट्रैक पे रखा। सबसे बड़ी बात ये थी, वो घर पे उन्होंने मेरी रेगुलेटरी बनाई लॉकडाउन के अंदर, उन्हीं की वजह से मैं कोई इंस्टाग्राम नहीं चलाया, मैंने कोई सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं किया। तो सब धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स को। फिर तीसरी चीज है कि फ्रेंड्स जो आपके जहाँ सबके फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपनी पढ़ाई के अंदर। जैसे 11th में मेरे फ्रेंड्स थे, तो हम क्या करते, कुछ डाउट होते तो क्लास में बैठ के एक दूसरे से ही सोल्व कर लेते, और या फिर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो एक दूसरे से पूछ लेते कि तुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो मुझे समझा देते, या फिर कोई चीज़ उनको नहीं आती तो मैं उन्हें समझा देता। तो ऐसे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है। जैसे मुझे एक बात याद है कि मेरा एक दोस्त था, तो मेरी ऐसा था कि स्टार्टिंग से मेरे घर वाले भी ऐसे बोलते थे कि तुझे जल्दबाजी बहुत रहती है चीज़ों की, तुझे देखो स्पीड में बहुत करता है। तो ऐसा मेरे साथ यहाँ होता कि मैं कोई भी पेपर अटेंड करता तो बहुत स्पीड में उसे कर लेता। फिर स्पीड में करने से ऐसा होगा कि आपकी सिली मिस्टेक होगी, यदि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आपके, आप कुछ ही उसे करके आ जाओगे और गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसे समझने की कोशिश नहीं करोगे। तो ऐसा था, मेरे दोस्त ने मुझे ये बात बताई कि तू थोड़ी अपनी स्पीड कम कर और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर उसका आंसर दिया कर। अब ऐसी बात सबके साथ होती है कि आपके दोस्त आपको कुछ ना कुछ तो बताते ही है, तो कई बच्चे क्या लेते हैं, उसे अपने ईगो पे ले लेते हैं कि ये मुझे कैसे बता रहा है अपनी कमी, इसकी क्या मजाल है कि ये मुझे अपनी बात बताएगा। पर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने उसकी बात की मैंने उसकी बात सुनी कि हाँ ये सच बता रहा है, इसने मुझे रिकॉग्नाइज किया कि मेरी स्पीड ज्यादा है। तो मैंने हमेशा कोशिश ये रखी मैं अपनी स्पीड कम करूँ। तो जब मेरे 12th का कोर्स कंप्लीट हुआ, अभी नीट के आते आते मैंने अपनी स्पीड बहुत कम कर ली थी, तो उससे मेरा थोड़ा सा स्कोर इंप्रूव हुआ था। तो ऐसे आपके फ्रेंड्स आपकी मदद करते रहते हैं। तो मैं धन्यवाद, तो इन पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब आप नीट की तैयारी करते हैं, फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो कभी भी आपके स्कोर कांस्टेंट नहीं रहते। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे हमेशा स्कोर 700 प्लस ही बने रहे, 700 प्लस ही बने रहे। मैंने सच बताऊं तो मैंने शुरुआत 500 550 की है और मेरे स्कोर में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आता था, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन। जैसे मैं एक बात आपको बताना चाहूँ कि मेरे एक बार 11th में 630 से एक बार ज़्यादा स्कोर आ गया था, और वो स्कोर मेरा 691 था। तो वो स्कोर आने के बाद मैं से बहुत खुश रहा, मैं ऐसे हवा में उड़ने लग गया, टीचर की बात नहीं मानता था, मेरे दोस्तों को ऐसे समझता कि इनका सिलेक्शन तो होगा नहीं, सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन होने वाला है। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी और मैं अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करने लगा था। फिर वो अच्छा स्कोर आया, फिर अगले टेस्ट में मेरे 543 मार्क्स आए, मतलब एक साथ लगभग 150 नंबर गैप हो गया। तो उस चीज में मेरे थोड़े स्टार्टिंग में स्ट्रेस तो रहा। फिर मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे ये बात करके स्ट्रेस से निकाला कि अच्छी बात तेरे 550 स्कोर है, अब तू वापस से पढ़ने लग जाएगा, वापस से टीचर की बात सुनने लग जाएगा, क्लास में फोकस रहेगा तेरा माइंड, अच्छी से तेरी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ऐसा है कि स्कोर तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं। हो सकता है आपकी जिस पेपर में अच्छा स्कोर आया हो, जैसे स्पेशली मैं बताऊं जिसमें 691 स्कोर आया, तो वो पेपर बहुत ज्यादा ईजी था। तो जिसमें अच्छा स्कोर आया वो थोड़ा सा ईजी हो, या फिर जिसमें कम स्कोर आया वो थोड़ा सा हार्ड हो। फिर हो सकता है जिसमें कम स्कोर आया वो पेपर उसमें आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो। तो मैंने हमेशा ये रखा कि जिस पेपर में मेरा अच्छा स्कोर आता था, तो हमेशा एनालाइज करता कि ऐसी क्या चीज़ें मैंने इस बार की है, किस तरीके से मैंने इस बार पढ़ा है, कितने टाइम मैनेजमेंट मैंने पेपर में किया है कि मेरा अच्छा स्कोर आया। तो हमेशा उससे फीडबैक लेता। जिस पेपर में मेरा स्कोर कम आता, तो हमेशा मैं ये सोचने की कोशिश करता, एनालाइज करता कि ऐसी क्या गलतियां मैंने की है, किस चीज़ों को मैंने छोड़ा है, क्या चीज़ मैंने नालायकी की है थोड़ी सी, मेरा स्कोर कम आया। तो ऐसे आप स्ट्रेस मत लो कि स्कोर ज़्यादा आने वाला है या कम आने वाला है, ऐसा सबके साथ होता है। और आखिर में ये कुछ बच्चे डिप्रेस रहते हैं, तो आप ये चीज़ मत सोचो। तो इसके लिए मैं आखिर में अपनी बात को विराम एक पंक्ति से देना चाहूँगा। ये लाइन खास बच्चों के लिए है जिनका स्कोर थोड़ा कम आता है, वो अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करते हैं या फिर हमेशा वो नीट की सोचते रहते हैं कि नीट में क्या होगा। तो वो ये है कि जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से एक दिन वो खबर आएगी, क्या हुआ आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो समुंदर में एक दिन जरूर तेरी लहर आएगी। तो ये बात, इससे आपको ये समझो कि आप हमेशा मेहनत करते रहो, कभी मत सोचो अपना रिजल्ट क्या होने वाला है। एक ना एक दिन आप जरूर उस चीज को अचीव कर लोगे, या फिर वो जो टारगेट आपके मन में है वो एक ना एक दिन आप जरूर अचीव कर पाओगे। बस कभी हमेशा लगे रहो, मेहनत करते रहो, और एक दिन आप जूनियर बन के हमारे कॉलेज में आओ। धन्यवाद।